हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन। किस चीज़ का? एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 चूँकि कवर हो चुका है। तो अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कविताज क्लासेज, या गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, तब यहाँ आइए, न्यूमेरिकल्स बनाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। ठीक है ना? तो जाइए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, तब ये समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। ठीक है ना? जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है सब कंप्लीट होगा, टोटल न्यूमेरिकल। ठीक है ना? तो इत्मीनान से, आराम से वीडियो को पूरा देखें, एंजॉय करें। चलिए, तो पहला सवाल क्या है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ये इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे पहला है H2O, तो H2O का निकालते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है। देखिए H2O का यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल मौजूद है? 2, तो 2 into H2O का मास कितना होता है? 1 या 1.008 भी आप ले सकते हो, लेकिन 1 चलता है। ठीक है ना? तो H2O का मास होता है 1। फिर प्लस करते हैं, ऑक्सीजन का मास कितना? 16 प्लस 16, ऑक्सीजन चूंकि यहाँ पर एक ही है तो 16। बस इसको सोल्व कर देना है भाई। 2 एकम 2 और 16 2 18 U। चूंकि मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो आंसर U में देंगे या AMU में देंगे, जो भी हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा CO2। चलिए, कार्बन का कितना? 6 दूनी 12 होता है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पर 2 है तो 16 दूनी 32 और 32 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44 U। उसके बाद CH4 का पूछ दिया है। CH4 कार्बन का फिर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो 4, यानी कि हो जाएगा 16 U। क्लियर है? ये बहुत ही इजी सवाल था। अभी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे मजेदार सवाल आएंगे, नोट कीजिए इसको। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। मतलब इसमें अलग अलग सोडियम का मास परसेंटेज निकालना है, सल्फर का मास परसेंटेज निकालना है एंड ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है। क्या है? कुछ नहीं। कैसे निकलेगा भाई? चलो मेरे साथ सब बोलो, साथ बोलिए सब। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जिसका निकालना उसका मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जिसका पूछे उसका ऊपर मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का पूछे उसका मास ऊपर रखते हैं, बटा मास ऑफ द सॉल्यूशन या मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। चलिए नीचे इनटू परसेंटेज में पूछा तो गुने 100। ये है फॉर्मूला। अब इस पे सोल्व करना है भाई। चलो पहले क्या करते हैं? मास ऑफ द कंपाउंड, इसका हमको मास पता है? नहीं पता तो पहले इसका मास निकालते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इसका मास कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, Na2 यहाँ पर देखिए इधर बक्से में Na2SO4 सोडियम का कितना होता है? 23, तो 23 गुने 2 प्लस सल्फर का होता है 32 और इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 गुने 4 हो जाएगा 16 64 32 96 और 46 कितना हो जाएगा? 96 4 142। कितना आ गया? 142 ग्राम। ठीक है ना? नीचे वाला मास ऑफ द कंपाउंड हमको निकल गया 142 ग्राम। अब कुछ नहीं करना है, बारी बारी से सबका निकाल देना है। सबसे पहले निकालते हैं सोडियम का। सोडियम, ध्यान दीजिए यहाँ सोडियम कितना है? सोडियम 2 सोडियम है ना, तो Na2 का निकालेंगे मास परसेंटेज। Na2 का मास परसेंटेज निकालेंगे तो ऊपर इसका मास तो कितना हो जाएगा? 23 दूना 46। देखिए ध्यान से, हम लिख देते हैं मास परसेंटेज ऑफ Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 Na है तो 23 दूना 46 ऊपर बटा नीचे मास ऑफ कंपाउंड 142 इंटू 100। ठीक है? तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 23 दूनी 46, 7 दूनी 14 1, यानी कि 2300 बटा आ गया मेरा 71। और इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तब मेरा आंसर आ रहा है, एक मिनट मैं देख रहा हूँ, हाँ 32.39%। ये आ गया सोडियम का परसेंटेज। अब इसी तरह से हमको सल्फर का निकालना है। ठीक है ना? तो अब सेकंड निकालते हैं सल्फर का। चलिए, सेकंड मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। अब सल्फर का मास कितना होता है? 32,
तो 32 ऊपर बटा 142 गुने 100, तब ये आ जाएगा तो आपका कितना 22.54 नहीं पता तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 22.54 इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्या बोला हमको, 2 का निकल गया, ऑक्सीजन बचा, तब कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 गो, यानी कि 16 64 ग्राम बटा 142 गुने 100, और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 45.07%। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हमसे मास परसेंटेज पूछा, मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका पूछे उसका मास ऊपर बटा टोटल कंपाउंड का मास गुने 100। अब देखिए तो सोडियम का पहले निकाले, तो सोडियम का कितना, यहाँ पर 2 सोडियम है तो 23, 1 का 23, तो 2 का कितना हो जाएगा 46, तो ऊपर 46 नीचे 142 टोटल मास, नीचे टोटल मास हम लोग निकालना जानते हैं, गुने 100 सोल्व किए इतना आया। उसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स का निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इम्पीरिकल फॉर्मूला। इम्पीरिकल फॉर्मूला पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है भाई, जाइए देखिए पहले तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड करना है इम्पीरिकल फॉर्मूला एक आयरन के ऑक्साइड का, जिसमें आयरन है 69.9% और डाइऑक्सीजन है 30.1%, ठीक है ना। आयरन कितना है 69.9% और डाइऑक्सीजन है 30.1%, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं, जो है लिख दो। एलिमेंट कौन है भाई, आयरन है और ऑक्सीजन है। आयरन कितना परसेंट 69.9 लिख देंगे। ये बॉक्स याद रखिएगा, इसी बॉक्स से तुरंत बन जाएगा। ऐसे इसका बहुत सारा मेथड है, लेकिन ये बॉक्स से तुरंत, बॉक्स में क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट परसेंटेज ऑफ मास, एटॉमिक मास, मोल्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इतना लिख देना है। उसके बाद काम करना है। चलिए देखिए Fe दे दिया था 69.9%, लिख दिया। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 30.1%, समझ में आया। अब एटॉमिक मास, तो फेरस का एटॉमिक मास कितना होता है, कॉमन फेरस का एटॉमिक मास कितना होता है सबको पता है, ठीक है ना। 55 या इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 55.85, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है 50.5.85 और इसका 16। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको मोल्स निकालना है, तो चूंकि ये परसेंटेज 100 में है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा मोलर मास सॉरी, चलिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा मोलर मास। तो परसेंटेज मास तो दिया हुआ है कितना 69.9, तो अरे 100 ग्राम अगर मतलब परसेंटेज ऑफ बाई मास दिया हुआ मतलब 100 ग्राम में इतना मौजूद है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स, मास दिया हुआ मास यही है ना, इसको रखेंगे ऊपर रख दिए गया, अब बटा इसको रखेंगे नीचे सिंपल, फिर इसमें भी वही, इसको रखेंगे ऊपर 30.1 बटा 16, ठीक है ना। अब भाग दीजिए तो एक बार में लगेगा और हाँ 2.25 कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है 0.25, और इसको अगर दीजिएगा तब आपका आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आएगा 30, एक मिनट कर लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 0.1 कट गया एक बार में 0.88, हाँ ये आ जाएगा 1.88, क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे आया उसको यहाँ लिख देते हैं, लिख दिए, और इन दोनों में जो छोटा, इसको भी यहाँ लिख देंगे चुपचाप, ठीक है ना। और इसमें जो छोटा होता है उसमें दोनों से भाग देते हैं, छोटा ये है ना तो इसमें दोनों से भाग दे देंगे, दोनों में। चलिए इसकी ये तो कट के 1 हो जाएगा और ये कटेगा तो आपका आ जाएगा 1.5, इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले जो परसेंटेज में मास दिया था लिख दिया गया। एटॉमिक मास निकाला, फेरस का हमको पता है इतना होता है, ऑक्सीजन का पता है इतना होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास ऊपर, मोलर एटॉमिक मास नीचे, गिवन मास ऊपर, एटॉमिक मास नीचे, कट छट के ये इतना आया और ये इतना आया, जो जितना आया चुपचाप लिख देंगे। अब चेक करेंगे इसमें और इसमें छोटा कौन है, ठीक है, तो छोटा ये है तो इसमें दोनों से भाग दे देंगे, भाग देने पर ये आया 1 और ये आया 1.5। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो चूंकि हमको इसको, ये तो होल नंबर में नहीं, ये तो होल है लेकिन ये तो 1.5 है ना, पॉइंट में चला जाएगा, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सर्टेन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 1.5 दूना 3। अब तो आ गया होल नंबर में, बस इस 2 को यहाँ लिख देंगे और 3 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो इम्पीरिकल फार्मूला बनता है वो होता है एफ ई लिख देंगे, ओ लिख देंगे। फिर इसमें सिंपलेस्ट कितना आया 2, यहाँ 2 और यहाँ 3। क्लियर है? क्या किया गया, सबसे पहले परसेंटेज बाय मास तो दिया हुआ था, लिख दिया गया। एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं, लिख दिए। मोल्स निकालना था तो मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास, ठीक है। इसमें भी मास बटा मोलर मास। अब जो मोल्स आया चुपचाप इसमें लिख देना है और उसके जो दोनों में जो सबसे छोटा मोल है उससे दोनों में भाग दे देंगे, ठीक है ना। इसमें भाग देने पर 1 आया, इसमें 1.5। फिर इसको हम होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया एफ ई में 2 और ओ में 3, बस फार्मूला बन गया। क्लियर है? नोट करिए। चलिए अब एक ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। सवाल क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कब बन रहा है? 1 मोल कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। कार्बन को एयर में जलाएंगे, पहले इक्वेशन लिखना जरूरी है। चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारा सवाल था। अब हम लिखेंगे इसका जवाब। ये ईंट है, हम पत्थर से जवाब देंगे। देखिए कार्बन को क्या किए हम, एयर में जलाएं तो हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है मिलेगा। बैलेंस है ना, बैलेंस चेक कर लीजिए पहले है या नहीं। हाँ यहाँ पे तो बैलेंस है, कार्बन 1 1 ऑक्सीजन 2 2। चलिए अब यहाँ पर हम बताए थे कि आगे जो रहता है उसको मोल कहते हैं। आगे इसके कितना 1, तो ये है 1 मोल। इसके आगे कितना 1, तो ये भी कितना है 1 मोल। और इसके आगे कितना 1, तो ये भी कितना है 1 मोल। अब तो क्लियर हो गया होगा भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आगे बताते ना, जो आगे रहता है वो मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। आगे जो रहेगा वो मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट सवाल हमारा ये है 1 मोल कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, मतलब जब 1 मोल कार्बन को जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अमाउंट पूछ रहा है यानी कि ग्राम में। चलिए यहाँ 1 मोल कार्बन का मतलब कितना 12 ग्राम। 1 मोल में 12 ग्राम ही तो होता है। 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। नहीं, यहाँ O2 है, O2 तो 16 दूनी 32 ग्राम ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए सीधा, इन दोनों को जोड़ो ना तो ये आ जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब 1 मोल कार्बन को जलाएंगे, 1 मोल कार्बन को जला रहे हैं तो कितना ग्राम CO2 बन रहा है 44 ग्राम। तो फर्स्ट का आंसर 44 ग्राम। समझ में आया? 1 मोल जला रहे हैं तो कितना बन रहा है 44 ग्राम। कैसे, इक्वेशन लिख दिए बस सोल्व हो गया यार। इसको मैंने पढ़ने के लिए भी सिखाया था 4 तरीके से। इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल कार्बन इज burnt in air, then 1 mole of CO2 is produced, या 12 ग्राम कार्बन in the presence of air is burnt, then 44 ग्राम of carbon dioxide is produced। ऐसे पढ़ो, जैसे भी पढ़ो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर 1 मोल जला रहे तो कितना बना 44 ग्राम, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया भाई। सेकेंड क्वेश्चन, 1 मोल कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, मतलब लफड़ा है। यहाँ पर ये तो है 32 ग्राम, जब ये 12 ग्राम है तब 32 ग्राम से कंबाइन कर रहा है और 44 ग्राम बना रहा है। अब ये क्या किया, इसका 1 मोल जो है कितना से कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से, यानी कि अब ऑक्सीजन कितना हो गया 32 न होके 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। अब देखिए ये सवाल है लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है ना। देखिए कैसे समझिएगा, यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना ग्राम कार्बन से कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम से, 12 ग्राम से, ठीक है ना। 32 ग्राम कितना से कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम से, यानी कि जब 16 ग्राम होगा 16 ग्राम तो कितना से कंबाइन करेगा, अरे ये आधा हुआ तो ये भी आधा, यानी कि 6 ग्राम से कंबाइन करेगा। ध्यान से समझिएगा, यानी कि इसका जो देखिए मोल को आधा कर दिया ना, 32 था 16 कर दिए, यानी कि 1 था तो 0.5 मोल अब इसको कर दिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5 मोल। चूंकि दोनों का मोल सेम है, दोनों का मोल तो सेम है, इसको आधा किया मतलब मोल को इसको आधा कर दिए, यानी कि 0.5 मोल ये, तो ये भी 0.5 मोल, तो ये भी कितना बनेगा 0.5 मोल। क्लियर है? ये लिमिटिंग रिएजेंट का कर रहा है। यहाँ पर डाई ऑक्सीजन क्या है, रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, कम करना चाह रहा है, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। चूंकि इसका अमाउंट कम गया, देखिए ध्यान से, इसका अमाउंट 16 ग्राम हो गया, अब इसका अमाउंट कम गया तो 12 ग्राम टोटल का टोटल कार्बन तो नहीं चलेगा।
अब भाई चूँकि 12 ग्राम जलने के लिए कितना 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये 16 ग्राम ही है, तो ये क्या करेगा अपना 6 ग्राम कार्बन जो है उसको बचा के रखेगा, क्यों वेस्ट करेगा, ठीक है ना, ज़रूरत ही नहीं है। तो 6 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब कितना ग्राम बनेगा सोच लीजिए, 16 6 ये बन जाएगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया, ये लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल था, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 22 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस बार देखिए 2 मोल कार्बन जलाया है, कितना मोल 2 मोल। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक ना, चलिए 1 मिनट। अब हमसे बोला क्या कि कार्बन का कितना मोल आ गया, देखिए 1 मोल था इसका, तो 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था, ध्यान से 1 मोल था, 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था, और ये 1 मोल बना रहा था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिए हम 2 मोल, देखिए ध्यान से कितना ग्राम, ये कितना ग्राम है 16 ग्राम, यहाँ पर ये 32 ग्राम था, तो ये कितना था 12 ग्राम था, कितना में 1 मोल में, 1 मोल में, और ये कितना बना था 44 ग्राम, ये तो क्लियर है। अब देखिए इसको हम किए 16 ग्राम, 16 ग्राम इसको कर दिए, लेकिन इसका कितना ग्राम, अरे 1 मोल में इसमें अब कितना बोला 2 मोल बोला ना कार्बन का, तो अब ये 2 मोल बोला तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 24 ग्राम, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर कितना कार्बन बोला है, कार्बन का 2 मोल बोला है, इसलिए ये 24 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया, 1 मोल में 12 ग्राम तो 2 मोल में 24 ग्राम, ठीक है। अब ये 24 ग्राम हुआ और यहाँ पर ये 16 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब अभी पीछे बताएं कि 12 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, 12 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तब हाँ, तब 24 ग्राम जो कार्बन है, 24 ग्राम कार्बन तो 16 ग्राम से नहीं करेगा, 24 तो और करेगा 64 से, ठीक है। तो ये भी कितना, ये भी अपना 6 ग्राम ही कंबाइन करेगा इसके साथ, और ये आधा किए तो ये भी आधा होगा ना 6 ग्राम, और बाकी 18 ग्राम कार्बन अपना लिमिट करके बचा लेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो फिर से ये बन जाएगा कितना 16 6 22 ग्राम, ये आ जाएगा हमारा 22 ग्राम। समझे, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल था। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, कुछ टफ नहीं है, बस क्या किया गया इसका लिमिट्स, मतलब इसको घटा दिया गया है, आइए अपना जितना था और बढ़ा दिया, 1 मोल और बढ़ गया, तो ये रिएक्शन को लिमिट, अरे भाई जैसे आप इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान से, आपके पास 2 चीज़ है, ठीक है ना, पानी है, सॉरी हाँ चीनी है और हाँ पानी है, ठीक है ना। अब चीनी है और पानी है, आपको शरबत बनाना है, ठीक है, शरबत बनाना है। क्या हुआ, आपको पानी की मात्रा घट गई, आपकी पानी की मात्रा घट गई, मतलब मान लो आपके पास 2 गिलास पानी है, ठीक है ना, 2 गिलास पानी है और चीनी बोरी भर है, चीनी बोरी भर है और 2 गिलास बस पानी है, तो क्या आप उस पानी में बोरी भर चीनी डालकर पियोगे, नहीं ना, उतना ही अमाउंट में डाल, पानी क्या कर रहा है, पानी शरबत को बनाने में रोक रहा है, लिमिट्स कर रहा है, तो पानी में जितना चीनी आएगा उतना ही ना डालेंगे, बाकी चीनी बच जाएगा। तो समझिए कार्बन यहाँ पर चीनी है, ऑक्सीजन यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, तो ये कम है तो इसको भी कम डालेंगे जितना ज़रूरत है और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आएगा, नोट कीजिए। चलिए अब एक बहुत ही ईजी सवाल से मिलते हैं क्या, चलिए मिल कर आते हैं, हाथ मिलाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, कोरोना वायरस है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का क्या करना है, हमको मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। चलिए हमको 500 ml में सोडियम एसीटेट का मास निकालना है। अभी आप देखिए क्या 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन कितना में होगा, मोलर है मतलब मोलारिटी है, मोलारिटी दिया हुआ 0.375 m है, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं नहीं पता है, क्या पढ़ेंगे इसको कि देखिए ध्यान से, हाँ 1000, इसका मतलब क्या होता है, ये मोलारिटी है ना, मतलब 0.375 मोल्स हैं कितना में, 1 लीटर में, 1 लीटर में 0.375 मोल्स है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए 1 लीटर बोले या 1000, यानी कि 1 लीटर में, 1 लीटर या 1000 ml एक्वस सॉल्यूशन में कितना है, में नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ किसका, CH3COON का, CH3COON, ठीक है। 1000 ml एक्वा सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COON कितना है, अभी दिया हुआ है कितना, 0.375। इसी से पता चल रहा है, इसका मतलब इतना मोल्स 1 लीटर में। तब हमसे 500 मिलीलीटर का पूछा है, तो बस 500 ml का निकाल देंगे। 500 ml का क्या हो जाएगा, इसका आधा, 0.375 बटा 2 मोल, ठीक है ना, इतना मोल्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमको 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर का मतलब मोलारिटी दे दिया। अब मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इतना m है, मतलब 0.375 मोल्स कितना में, 1 लीटर में, यानी कि 1000 मिलीलीटर में कितना मोल्स, 0.375। हमसे यहाँ बोला 500 ml, तो 500 ml में कितना मोल्स, तो इसका आधा। अरे भाई ये आधा तो ये भी आधा, इतना समझ में आया। अब हमसे पूछा है मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का क्या पूछा है, मास। तो किसका फॉर्मूला देखो, हाँ अब क्या करना है, हमको मास निकालना है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गया है, ध्यान दीजिएगा, इधर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास, ठीक है ना। अब देखिए हमको मास निकालना है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, n गुने मोलर मास, n ये नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास, ठीक है। अब n कितना दिया हुआ है, 0.375 बटा 2 गुने मोलर मास कितना दिया हुआ है, किधर गया, हाँ इसका मोलर मास 82.0245, 82.0245। इसको सोल्व कीजिए, इतना ग्राम आपका आंसर। अब इसमें क्या दिक्कत है, हम पकड़ लिए आंसर यहीं से, ये दे दिया मतलब इतना मोल दे दिया 1 लीटर में, तो आधा लीटर 500 ml का मतलब आधा लीटर में, इसका आधा कर देंगे। मोल्स पता है, ये मास दे दी, मोलर मास दे दिया था, हमको मास निकालना था, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए इस सवाल में क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 का कंसंट्रेशन पूछा है किसमें, मोल्स पर लीटर में। अब मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो मोल्स पर लीटर मोलैरिटी निकालना है हमको, किसका, HNO3 को, मोलैरिटी ऑफ HNO3 हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन था हमको ये तो पता चल गया। अब आगे देखिए दिया हुआ क्या क्या है, डेंसिटी दे दिया है सॉल्यूशन का, मास परसेंट दे दिया है नाइट्रिक एसिड का, कितना, 69%। अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे लोग 69% क्या दिया है, इसका मास परसेंट दिया है, मास परसेंट ऑफ HNO3 कितना दिया है, मास परसेंट इसका 69%। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में हाँ एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ मास परसेंट ऑफ HNO3 69% दिया हुआ है, इसका मतलब इन 100 ग्राम ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 के 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम क्या है, HNO3 है, हाँ 69 ग्राम ऑफ HNO3 मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में HNO3 कितना है, 69 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम में 69 ग्राम HNO3 है। हमसे पूछा मोलैरिटी, अब मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर में मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 बटा वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए, हम इसका मास तो पता चल गया, हमको मोल्स निकालना है, तो पहले इसका मोल्स निकालेंगे, मोल्स इन HNO3। मोल्स क्या होता है, मास बटा मोलर मास, मास तो निकला हुआ है 69, अब इसका मोलर मास निकालिए, तो हाइड्रोजन का 1 मोलर मास निकालिए, हाइड्रोजन का 1 जोड़ नाइट्रोजन का 14 जोड़ 16 तिया 48, 48 से 49 था 53 63, कितना आ गया 63, मोल्स इन HNO3 आ गया 63, ठीक है। नीचे मास बटा मोलर मास, मास दिया 69 और ये दिया 63, तो हमसे निकल गया। अब ये कटेगा तो काट दीजिए, 2 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 21 तिया
63, ये आ गया 23 अब देखिए हमसे निकल गया, क्या निकल गया, मोल्स निकल गया इसका, ठीक है ना। अब मोल्स निकल गया तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, चलिए आइए देखते हैं उसको। अब 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए मोल्स निकल गया, इसको भाग दे दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1.095 मोल, 1.095 मोल। अब मोल पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम भी नहीं पता है, वॉल्यूम नहीं पता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए तो वॉल्यूम क्या होगा सॉल्यूशन का, अरे डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है तो मास बटा डेंसिटी, यानी कि मास बटा डेंसिटी। अब मास दिया हुआ है आपको कितना, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, अभी निकाले थे 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ऊपर बटा 100 ग्राम, ये मास दे दिया। डेंसिटी कितना दिया हुआ है भाई, तो डेंसिटी 1.41 दिया हुआ है, 1.41 ग्राम लीटर इनवर्स। इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, ग्राम से ग्राम मर गया, मिलीलीटर इनवर्स है ना, तो ग्राम से ग्राम मर गया, और इसको सोल्व करने पर आपका वैल्यू आ जाएगा 70.92 मिलीलीटर। चूँकि ये मिलीलीटर में आया तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में ये हो जाएगा 0.07 लीटर, 70 लीटर, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमको वॉल्यूम निकालना था, तो मास बाई डेंसिटी, मास 100 ग्राम दिया हुआ लिख दिए, डेंसिटी कितना हो जाएगा दिया हुआ है क्वेश्चन में, चूँकि डेंसिटी मिलीलीटर में दिया हुआ था, यहाँ पर क्या है मिलीलीटर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मिलीलीटर में दिया हुआ था। इसको सोल्व किए तो डेंसिटी लीटर में कितना आ गया, 0.070। 1 मिनट दिख नहीं रहा है शायद, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से डेंसिटी कितना आया मेरा, 0.070 लीटर, डेंसिटी पता और मोल्स पता, बस क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1.095 और डेंसिटी कितना आया, सॉरी वॉल्यूम कितना आया 0.070, इतना। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 15.44 एम, एम मतलब मोलरिटी, मोल पर लीटर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, मतलब 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले देख लेते हैं कॉपर सल्फेट में कौन कौन कितना कितना है। कॉपर सल्फेट में कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल मास हमको दिया हुआ है कितना, सॉरी नहीं दिया हुआ है, कॉपर का मास दिया हुआ 63.5, लिख देंगे 63.5 यू। सल्फर कितना होता है 32 यू, और ऑक्सीजन 16 होता है, लेकिन 4 है तो 64 हो जाएगा, 64 यू। चलिए टोटल कितना, ये टोटल कितना है, देखिए ध्यान से, ये टोटल कितना, इसका टोटल हो जाएगा 3 2 5 4 9, 6 3 9 6 15, 159.5 यू हो जाएगा टोटल। अब देखिए हमसे पूछा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा। यहाँ पर पता क्या चल रहा है, देखिए 159.5 इतना यू में, या ग्राम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना में, इतना ग्राम CuSO4 कंटेन्स 63.5 ग्राम कॉपर, क्लियर है। 159.5 ग्राम CuSO4 कंटेन्स कितना, 63.5 ग्राम Cu कॉपर, यानी कि हमसे कितना में पूछा है 100 में, तो पहले 1 में निकाल देते हैं। तो 1 में निकालेंगे 1 ग्राम में, तो क्या हो जाएगा इतना बटा 159.5 ग्राम कॉपर। अब देखिए हमसे 100 में पूछ रहा है 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम में कितना होगा 63, देखिए ध्यान से 63.5 बटा 159.5 गुने 100 कर देंगे। इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमको दिया हुआ था कि इसमें सबसे पहले क्या किए, हम चेक किए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। जो दिया हुआ था पहले उसको लिख लिया गया, उसके बाद चेक किया गया। क्या चेक किया गया, ध्यान से देखिएगा कि कॉपर कितना है टोटल में 63.5, यानी कि 159.5 ग्राम मोल, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम मोल इन्वर्स भी इसको लिख सकते हैं ना। लेते हैं तो कॉपर कितना है 63.5, तो 1 ग्राम लेंगे तो इतना बटा इतना, 100 ग्राम लेंगे तो इतना बटा इतना गुने
100, इसको सोल्व कीजिएगा, इतना ग्राम कॉपर आपका आ जाएगा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बहुत ही हल्का सवाल था ये। चलिए 8वां नंबर सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल आप पढ़िए, स्क्रीन सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विथ द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन ऑक्सीजन का मास परसेंट दिया हुआ है कितना, 69.9 और 30.1। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। बस इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, साथ ही साथ इसका एम्पिरिकल फार्मूला तो हो ही जाएगा, Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 3 जाके देखिए अभी। तो उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो फार्मूला लगा देंगे क्या, n पहले नंबर निकालते हैं ना, तो n बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बटा एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जोड़ देते हैं, एक मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना, देखिए ध्यान से क्वेश्चन फिर से देखिए, 159.8 दिया हुआ है, और एम्पिरिकल फार्मूला मास देखिए दिया हुआ ये भी है, नहीं तो निकाल सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 159.7। निकालिए ना भाई, Fe2O3 था ना, Fe2O3, Fe का कितना होता है 55.85 गुने 2, और ऑक्सीजन का सोल्व किया 48, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 159.7। सोल्व कीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये इकट के कितना आ जाएगा 1, तो n1, तब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का क्या, n गुने एम्पिरिकल फार्मूला। अब n कितना 1, एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3, तो ये बन जाएगा Fe2O3। क्वेश्चन समझ में आया, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का। इसका नेचुरल एबंडेंस दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, तो सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का मास बराबर होता है, आप नेचर में जो है, नेचर में और उसका मोलर मास, नेचर में और उसका मोलर मास, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 75.75 गुने 34.9689 प्लस नीचे वाले जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 24.23 इंटू 36.9659। देखिए ध्यान से, क्लोरीन के 2 आइसोबार्स होते हैं, एक 80 1735 1737, ठीक है ना। अब एक का नेचुरल सैंपल इसका दिया हुआ, मोलर मास दिया हुआ, और एक का इतना और ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला होता है x1m1 प्लस x2m2 प्लस डॉट डॉट जितना रहे, प्लस डॉट डॉट जितना रहे, ठीक है ना। x1m1 प्लस x2m2 प्लस डॉट डॉट जितना रहे उतना आपको बढ़ा देना है, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, बस इसको सोल्व कीजिए, आंसर मिल गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट। इथेन के 3 मोल में हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कार्बन का, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हाइड्रोजन का, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इथेन का। चलिए देखिए पहले इथेन लिखते हैं, C2H6। इसमें कितना, देखिए ध्यान से, इसमें 2 मोल कार्बन का है, कार्बन का 2 मोल, और हाइड्रोजन का 6 मोल हाइड्रोजन का है, ठीक है ना। तो जब 1 मोल C2H6 लेते हैं तो 2 मोल क्या है, यहाँ पर 2 मोल कार्बन है और 6 मोल है हाइड्रोजन। तो जब ये 3 मोल लेंगे, 3 ही मोल बोला है ना सवाल में, 3 मोल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 मोल कार्बन और 6 तिया 18 मोल हाइड्रोजन। मतलब पहले सवाल का आंसर 6 मोल, दूसरे का 18 मोल, साफ पता चल रहा है, ठीक है ना। 1 मोल में 2 मोल कार्बन है और 6 मोल हाइड्रोजन है, तो 3 मोल में 6 मोल कार्बन होगा और 18 मोल हाइड्रोजन होगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो 1 मोल C2H6 में कितना मॉलिक्यूल होता है, हम लोग सब जानते हैं 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कितना में पूछा है, 3 मोल में, तो 3 से गुना कर देंगे इसको, जो आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्लियर हुआ, बहुत ही हल्का सवाल था, कुछ टफ नहीं था। चलिए जल्दी से नोट कीजिए तो इसको, एकदम क्विक। चलिए तो आज की वीडियो में बस सवाल नंबर 10 तक हम लोग किए हैं। कल अगला वीडियो आएगा जिसमें पूरा NCERT सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा चैप्टर 1 का, ठीक है ना। वीडियो को देखिए, क्वेश्चन खुद से बनाइए, जो नहीं बनेगा कमेंट कीजिए,